हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की क्लासेज रेगुलर चलाई जा रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लासेज आपको मिल सके। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। यानी कि हमारे पास एक बोतल है जो कि पानी से भरी, उसमें पूछ रहा है कि किस कंडीशन में हमारे पास जो पानी का प्रेशर है वो अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बोतल में ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बोतल के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पहले ऊपर फिर मध्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बोतल की पेंदी पर। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अधिकतम प्रेशर हो जाएगा यानी कि अधिकतम दाब होगा वह बोतल की पेंदी पर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोतल की पेंदी पर अधिकतम दाब होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में। यानी कि दो हमारे पास पिंड हैं जो कि लिक्विड में डूबे हुए हैं, इनका वेट समान है, तब ऐसे में इनके यानी कि इनका आयतन समान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उनके द्रव्यमान समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उनके घनत्व तो समान होंगे। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे उनका समान भार है तो उनका समान द्रव्यमान भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हम समान भार यानी कि भार को हम प्रदर्शित करते हैं W से, और हम द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं M से। तो हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर M×G। ये हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास से कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलनाकार नली में 0.5 मीटर तक पारा भरा है। यानी कि 0.5 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। यदि पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अपान मीटर क्यूब हो तो नली के निचले सिरे पर पारे का दाब क्या होगा। यानी कि हमारे पास एक बेलनाकार नली दी गई है जिसकी त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और इसमें 0.5 मीटर ऊंचाई तक यानी कि पारा भरा है। और यदि यहाँ पर पारे का घनत्व तो यहाँ पर दिया गया है और हमसे दाब पूछा गया है, तो दाब यानी कि प्रेशर हमसे पूछा गया है। तो प्रेशर बराबर हमारे पास फार्मूला होता है हाइट इंटू डिस्टेंस इंटू ग्रेविटी, यानी कि P बराबर H×D/G। तो हमारे पास H और D का मान हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया गया है, और G बराबर हमारे पास होता है 9.8, जिसे हम 10 मान लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो और हमारा राइट आंसर आ जाएगा, प्रेशर का निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रखें, यानी कि H हमारे पास है 0.5 और हमारे पास D यानी कि डेंसिटी हमारे पास है 13.6 इंटू 10⁻³ और G बराबर 10 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.8 गुणे 10⁴। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर है तथा उसमें 70 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर दाब पर वायु भरी है, तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे फोर्स पूछा गया है, और हम मान लेंगे एक बेलनाकार खोखला बर्तन है, इसका डायमीटर यानी कि D बराबर हमारे पास 2 मीटर है, तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। और हमारे पास यहाँ पर दाब यानी कि P हमारे पास दिया गया है 70 न्यूटन। तो यहाँ पर F बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, जो कि पहले यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा πr²। R बराबर हमारे पास 1 है तो हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर F बराबर में वैल्यू रखेंगे, F बराबर P×A होता है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा P यानी कि 70 और A बराबर हो जाएगा पाई। तो 70 पाई, तो 70 की पाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे। तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा 70 इंटू 22/7, तो 70 और यहाँ पर 22 की गुणा हो जाएगी 10 बार में, तो हो जाएगा 220। तो यानी कि हमारे पास फोर्स निकल कर आ जाएगा 220 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि, यानी कि जो हमारे डैम होते हैं जो नदी पर बनाए जाते हैं उनकी जो निचली सतह होती है वो मोटी बनाई जाती है, उसका रीजन क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बांध अच्छा दिखाई देता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोई कारण नहीं।
तो डियर स्टूडेंट, जब हम बांध की मोटी बनाई जाती है उसका कारण होता है कि जल जो होता है हमारा दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है, यानी कि कौन ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो पानी का घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल एक सेट में ज़रूर पूछा जाता है। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नियत है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शून्य है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है घट रहा है। यहाँ प्रश्न के अनुसार हमारे पास दूरी यानी कि डी हो जाएगी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि टी स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा के टी स्क्वायर, क्योंकि जब हमारा समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा के टी स्क्वायर। अब हमारे पास होता है वेग, यानी कि वी बराबर डी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी कैपिटल डी का मान रखेंगे तो हो जाएगा डी अपान डी टी इंटू के टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा v बराबर 2kT, यानी कि v बराबर हमारे पास 2kT निकल कर आ गया है। अब हमारे पास त्वरण यानी कि a बराबर होता है dv बाई dt, तो हो जाएगा यानी कि 2k। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिंड का त्वरण 2k यानी कि नियत होगा, यानी कि पहले भी हमारे पास 2k था, अब भी हमारे पास 2k है। तो डी स्टूडेंट, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यानी कि एक हमारे पास नाव उसमें बहुत बड़ा पत्थर रखा है जो तालाब में तैर रही है। यदि पत्थर नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब के जल का तल, यानी कि एक नाव चल रही है तालाब में, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है और इसे उठाकर फेंक दिया जाता है जल में, यानी कि तालाब में फेंक दिया जाता है। तो कह रहा है तालाब के जल का जल तल, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से वही रहेगा। तो डी स्टूडेंट, जब हम पत्थर को फेंक देंगे, यानी कि जब तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता है तो पत्थर उत्प्लावन बल द्वारा संतुलित होता है, अर्थात वीएस, यानी कि हमारे पास पत्थर का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन, और हमारे पास रो एस और इंटू जी और बी और हो जाएगा बी डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास जैसा कि पी एस यानी कि रो एस बड़ा है रो डब्ल्यू से, इसलिए बी एस छोटा हो जाएगा बी डब्ल्यू से। जब पत्थर को जल में गिराया जाता है तब जल में गिराए गए पत्थर का आयतन जल के आयतन को विस्थापित कर देता है। यदि कोई वस्तु जल में डूबी हो तो वह अपने समान आयतन के जल को विस्थापित करेगी, यानी कि जितना उसका पत्थर का आयतन होगा उतना ही जल के आयतन को विस्थापित करेगी। अतः अधिक घनत्व वाला पत्थर नाव में है और जल में जब फेंका जाता है तो उससे जल स्तर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि डूबी हुई वस्तु जल को विस्थापित कर देगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जल का तल नीचे गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 9। कह रहा है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, यानी कि यहाँ पर हमसे कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा गया है। तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, यानी कि सीजीएस का सेंटी इंटू ग्राम इंटू सेकेंड, यानी कि एक मात्रक प्रणाली होती है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। तो ये आप लोग याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है। अब बढ़ेंगे ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जूल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अर्ग, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अर्ग पावर हार्स पावर। तो डी स्टूडेंट, जो हमारा कार्य का सीजीएस मात्रक होता है वह होता है हमारे पास अर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति यानी कि मोटर की शक्ति हमसे पूछी गई, यानी कि पावर मोटर की क्या होगी हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पी यानी कि हमारे पास फोर्स बराबर दिया गया है 4500 न्यूटन, और हमारे पास यहाँ पर इसकी दर यानी कि लपेटने की दर हमसे यहाँ पर दी गई है वेग यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास फार्मूला आता है P बराबर F इंटू वी। तो यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 4500 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि हमारा आ जाएगा 9000 वाट। तो हम 9000 वाट को लिख देंगे 9 किलो वाट। तो डियर स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक सरल लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक सरल लोलक है, उसे ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहाँ गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे हमारे पास सरल लोलक को, यानी कि माना पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा T1, और यहाँ पर तथा ग्रह पर आवर्तकाल हो जाएगा सरल लोलक का T2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट L/G हमारे पास सरल लोलक का सूत्र होता है। तो और T2 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि T2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/G/9, क्योंकि इसका 1/9 गुना है क्योंकि G का। तो हो जाएगा हमारे पास T2 बराबर 3 गुणे, यानी कि यहाँ पर 9 को हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारे पास T2 बराबर 3 गुणे 2 पाई इंटू L/G। तो यहाँ पर द्वितीय लोलक यानी कि T2 का पृथ्वी पर आवर्तकाल T2 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोलन का आवर्तकाल हो जाएगा हमारे पास 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो वस्तुओं के यहाँ पर माह की जगह ताप होगा, यानी कि ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, यानी तो सेल्सियस पैमाने पर अंतर क्या होगा। यहाँ पर सिंपली हमने ये पूछा गया है कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस पैमाने में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू दी गई होती है उसकी वैल्यू रखकर जिसकी निकालनी होती है उसकी वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पर F की वैल्यू दी गई है और C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो हो जाएगा C/5 बराबर F की जगह 45 रखेंगे तो 45 माइनस 32/9, तो ये हो जाएगा C/5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 13/9। तो यहाँ पर ये 5 उधर भेज देंगे गुणा में, तो हो जाएगा हमारे पास C बराबर 13/65/9। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 7.22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट हमारे पास 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13वां है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब जो कि 760 मिलीमीटर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र होता है, यानी कि हम जानते हैं कि दाब बराबर यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, यानी कि जैसे जैसे हमारा ताप बढ़ता है वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। तो हम नया फार्मूला बना लेंगे तो हो जाएगा P1/P2 बराबर T1/T2। तो यहाँ पर हम T1 और T2 का मान दिया गया है तो रखेंगे, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास T2 हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसको केल्विन में बदल लेंगे, केल्विन में बदलने के लिए सेंटीग्रेड में दिए ताप को हम 273 जोड़ देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 0 + 273 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 273 + 100। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा P1/P2 बराबर यानी कि 0 + 273 यानी कि 273 और नीचे हो जाएगा 100 + 273 यानी कि 373। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि P1 बराबर फार्मूले में दिया गया है 760 मिलीमीटर, तो इसे हम रख लेंगे इसमें और हमारे पास P2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो अब आगे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा P2 बराबर
ये हो जाएगा हमारे पास 760 इंटू 373 बटे 273। तो हमारे पास P2 बराबर हो जाएगा 1038 मिलीमीटर। तो हमारे पास P2 यानी कि नया ताप निकल कर आ जाएगा हमारे पास 1038 मिलीमीटर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। तो उसके विद्यालय से कि घर से सीधी दूरी, यानी कि सबसे सीधी दूरी हमें पता करनी है। हम डायरेक्शन बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर, ये हो जाएगा हमारे पास दक्षिण, और ये हो जाएगा हमारे पास पूरब, और हमारे पास ये हो जाएगा पश्चिम। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली कंडीशन कह रही है कि 1 किलोमीटर व पूरब की ओर। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर व पूरब की ओर चला, उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब इसे हम 3 किलोमीटर हम दक्षिण की ओर चला देंगे, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अंत में कह रहा है कि 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर हम इसे 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाएंगे, तो 1 किलोमीटर हमारा ये हो जाएगा और 3 किलोमीटर और हमें चलाना है, तो इधर हमारे पास 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे सीधी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी, ये दूरी हमसे पूछी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास लंब बन रहा है और हमारे पास ये आधार बना है, ये हमारे पास कर्ण बना है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये दूरी 3 है, तो ये दूरी भी लंब भी हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट हमारे पास 18 हो जाएगा। अंडर रूट 18 को लिख देंगे 9 गुणे 2, तो अंडर रूट 9 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 3 रूट 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 रूट 2 किलोमीटर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या है, यानी कि 1 kWh का मान क्या है, ये हमसे पूछा गया है। इसका मान हम सिंपली निकाल लेंगे और आपको बताएंगे। वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे सबसे पहले, यानी कि 1 किलोवाट यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 वाट, 1000 वाट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास घंटा यानी कि 60, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणे 60 हमारे पास हो जाएगा 3600, और 1000 को लिख देंगे 10⁻3। अब यहाँ पर ये 2 जीरो 36 के हैं हमारे पास, तो हो जाएगा 10⁵ यानी कि 36 गुणे 10⁵। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 3.6 गुणे 10⁶ जूल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई, यानी कि जो न्यूटन सेकंड इकाई है वह किसकी है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है संवेग की, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बल के आवेग की, और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है संवेग एवं बल के आवेग दोनों की। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो हमारी न्यूटन सेकंड इकाई होती है वह होती है हमारे पास आवेग, यानी कि बल के आवेग की वह इकाई होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 मात्रक दिए गए 4, इनमें से 3 हमारे ऊर्जा के मात्रक हैं और 1 हमारे पास ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जूल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है न्यूटन मीटर। तो ये स्टूडेंट मेगावाट को छोड़कर हमारे तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। तो मेगावाट यानी कि वाट हमारा होता है शक्ति, यानी कि पावर का मात्रक होता है। पावर मेगावाट और वाट और गीगावाट में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। आप लोग इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए और अपनी पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।